हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात करेंगे जो कृषि परिवेश को मॉडल पेपर को लेकर बात कर रहे थे। तो आपके सामने अब बताइए आपको कि 33 दिन शेष रहे हैं आपको। तो 33वां जो आज का पेपर सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उनमें से जो रहेंगे आपके 15 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन आपके जीके के और 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के। मतलब कि आपके जो परीक्षा पैटर्न होगा उसके अनुसार ही ये पेपर सेट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो आज के पेपर के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है किस समूह में सभी संधि युक्त हैं, यानी कि कौन सा समूह है जिसके अंतर्गत सभी शब्दों के अंतर्गत संधि हुई हो सकती है। तो वो कौन सा है? निमाड़ी है, दुर्जन है, निस्तल है, साखार, सरोज, मयूर है, देवेंद्र, निशित, संकुल है, या मनोज, नरेश, देवर्षि है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। मनोज के अंदर भी आपके संधि होती है, मन है प्लस ओज के हिसाब से मनोज, और आपके मनोज के अंतर्गत मन है प्लस ज हो जाएगा ना, यानी कि मन के अंदर जन्म लेने वाला। तो मनोज हो जाएगा, नरेश का हो जाएगा नर प्लस ईश, और देव प्लस ऋषि के हिसाब से देवर्षि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें उपर्युक्त। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो कौन सा होगा आपका? ऊपरी प्लस उक्त होगा, ऊपर प्लस उक्त होगा, या ऊपर प्लस युक्त होगा, या ऊपरी प्लस युक्त होगा। जब इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। तो बात करें यह का क्या बन जाता है? ई बन जाता है और ऊपरी प्लस युक्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस शब्द में अव्यय भाव समास नहीं है। तो अव्यय भाव समास किस में नहीं है? तो आमरण में नहीं है, यथा संध्या में नहीं है, श्रम साध्य में नहीं है, आजन्म में नहीं है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें, जो श्रम साध्य होता है उसके अंतर्गत आपका अव्यय भाव समास नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। तो गुरु दक्षिणा के अंतर्गत जो समास विग्रह होता है वो कौन सा होगा? गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा, गुरु कृपा के लिए दक्षिणा। तो इसके राइट आंसर की हम बात करेंगे तो आपको पता होगा गुरु के लिए दक्षिणा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है? राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। लाचार में नहीं है, बेशक में नहीं है, लालच में नहीं है, या लाचार में नहीं है, बेशक में नहीं है, या बेनाम में नहीं है। तो इसके राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे तो किस में नहीं है आपका? लाचार क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या होता है? राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि मूल शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि किसमें आपका मूल शब्द और प्रत्यय सही से विभाजित नहीं किया हुआ। तो लुहार का जो अपन बात करें कि जो मूल शब्द होता है उसमें लोहा होता है और आर उसके अंतर्गत प्रत्यय लगा हुआ होता है। या कसेरा में कांसा शब्द होता है, एरा प्रत्यय होता है। या महत्व की बात की जाती है तो महत शब्द होता है और तुह आपका क्या होता है? प्रत्यय होता है। या फिर अगर घुमाव की बात की जाती है तो घूम आपका क्या होता है? मुख्य शब्द होता है, और आव की बात की जाए तो प्रत्यय होता है। तो आपका सही विभाजन करना है कि जो सही नहीं विभाजित किया हुआ। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। घूम प्लस आओ आपका क्या हो जाएगा? ये विभाजक सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस क्रम में सभी पर्यायवाची शब्द सही है। तो सबके सब पर्यायवाची शब्द सही है। वो कौन कौन से हैं आपके? रुधिर है, रक्त है, लहू है, या नीर, वासर, पादप है, तरु, वृक्ष, कुसुम है, या समीर, विभवरी, अनिल है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो रुधिर, रक्त और लहू ये सभी के सभी आपके क्या हो जाते हैं? रक्त के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको विलोम शब्द बताना है कि आमिष का जो विलोम शब्द होता है उसका क्या होता है। तो आमिष का सामिष होगा, निरामिष होगा, अनामिष होगा, या परामिष होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये तो काफ़ी आसान से क्वेश्चन है और आपको सभी को पता ही होगा कि आमिष का विलोम क्या होता है? निरामिष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है? सही निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूती और दूती शब्द में शुद्ध अर्थ भेद कौन सा है। तो इस दूती का अर्थ क्या होता है? संदेशवाही का होता है, और इस दूती का मतलब क्या होता है? चमक होता है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन की अपन बात करें तो उसके अंतर्गत आपका ऑप्शन आता है, इस दूती का मतलब चमक होता है, एक दूती का मतलब संदेशवाहिका होती है।
या फिर रोशनी या संदेशवाहिका होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है, आपका राइट आंसर निकल के आता है। तो एक द्युति का मतलब चमक होता है और एक का संदेशवाहिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुद्ध शब्द नहीं है। तो आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है। तत्व नहीं है, शाप नहीं है, निरोग नहीं है या प्रायद्वीप नहीं है। तो आपको पता ही होगा कि जो शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है, आपका निरोग नहीं है। निरोग के अंतर्गत आपके बड़ी मात्रा आती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें, अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें, अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। तो वो या उपरोक्त सभी। तो जब राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, आप अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, उसी वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा, आपका विशेषज्ञ होगा, बुद्धिमान होगा, वाक्पटु होगा या प्रत्युन्नति होगा। तो अपन राइट आंसर की बात करें, जो जल्दी से उत्तर देने वाला होता है, ऐसी बुद्धि रखता है, उसे प्रत्युत्तमति कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हिंदी परिभाषिक शब्दावली से क्वेश्चन है। तो जुडिकल का अर्थ क्या होता है, तो न्यायिक होता है, वेद होता है, कानून होता है या अनुज्ञप्ति होता है। तो राइट आंसर की बात करें, जो न्यायिक होता है उसके लिए जुडिकल शब्द का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वाक्य में मुहावरों का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है, यह गलत मैच किया हुआ है। तो अगर बात करें कि ऑप्शन नंबर ए की नौकरी छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है, तो ये सही है ये गलत है, ये आपको चयन करना है। चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9-2-11 हो गया, ये बात सही है गलत है, ये आपको चयन करना है। घर वालों द्वारा देरी से आने का कारण पूछने पर वह बगले जागने लगा, तो ये मुहावरा क्या सही है। या फिर बात करें, भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें, जो सही प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे तीनों के अंतर्गत सही प्रयोग हुआ है, लेकिन भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदकती नहीं है, यानी कि ये गलत है आपका। तो भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब होता है कि जो अज्ञानी होता है उसको भी ज़्यादा फालतू की ज्ञान की बात बताएंगे अपन, तो वो समझता नहीं है, तो उसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना, यानी कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना, इसके लिए लोकोक्ति का कौन सा प्रयोग करेंगे। तो ऊँट के मुंह में जीरा, ऊंची दुकान फीके पकवान, एक अनार 100 बीमार, या आधा तितर आधा बटेर। तो आपको बताया होगा कि वस्तु तो कम होती है और मांग अधिक होती है, तो अपन क्या कहते हैं, एक अनार 100 बीमार। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होती है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो आती है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपकी कब हुई थी, 1923 में, 1933 में, 1938 में, 1936 में। तो आपको पता होगा कि जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो आपकी 1936 के अंतर्गत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी जैसी महिलाएं जो आपके संबंध रखती है, किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं। तो वो अलवर जो आपका किसान आंदोलन हुआ उससे संबंधित है, बेगू किसान आंदोलन से है, बिचौलिया किसान आंदोलन से है, या शेखावटी किसान आंदोलन से है। तो आपको पता ही होगा, जो अंजनी देवी थी, रमा देवी थी और नारायणी देवी थी, तो वो बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो 1853 में, 1842 में, 1874 में या 1876 में। तो अगर बात की जाती है डाकन प्रथा की, तो ये आपकी कहाँ पे सॉरी किस वर्ष में ये गैर कानूनी घोषित की गई थी, वो आपके 1853 के अंतर्गत गैर कानूनी घोषित की गई थी। और डाकन प्रथा के ऊपर सर्वप्रथम रोक लगा था वो आपकी मेवाड़ रियासत के अंतर्गत लगा था। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आदिवासी मीणाओं के कुल देवता के रूप में प्रसिद्ध जो गौतम ऋषि या भूरिया बाबा के नाम से जाना जाता है, उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो वो सवाई माधोपुर में है, करौली में है, बांसवाड़ा में है या सिरोही के अंतर्गत है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो आपके भूरिया बाबा का या जो गौतम ऋषि देव का मंदिर माना जाता है वो कहाँ पे आपका सिरोही के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राजस्थान में भूमिजा शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। तो ये मैंने पहले बताया था कि भूमिजा शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। तो बात करें कि पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर होगा, रामगढ़ का भंडेदेवरा मंदिर होगा, डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर होगा या मैनाल का महाकालेश्वर मंदिर होगा। तो राइट आंसर की बात करें जो पाली का आपका सेवाड़ी जैन मंदिर है वो भूमिजा शैली का सबसे पुराना जैन मंदिर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें राजस्थान नाट्यों में प्रयुक्त विदूषक शब्द का वर्ण से किस वर्ण से संबंधित है। तो ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय है या वैश्य है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि रामलीला लोक नाट्य का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो जो रामलीला लोक नाट्य है उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। शिवलाल कुमावत के द्वारा, बक्सूराम के द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा या श्री भूरीलाल के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर की बात करेंगे जो स्वामी तुलसीदास है उनके द्वारा रामलीला लोक नाट्य का शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें औरंगजेब ने किस दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको सुपरस्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन छप सकता है आपके एग्जाम में। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ में, खीवसर में, शेरगढ़ में या गोकर्ण में। तो आपको पता ही होगा जो गोकर्ण का किला है उसके अंतर्गत आपका आपके औरंगजेब था उसने दुर्ग के अंतर्गत बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। तो और आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कि हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है। तो बात करें वाद्य यंत्र की कि कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ किया जाता है। तो रमझोल की जाती है, अलगोजा की जाती है, नड़ की जाती है या नौबत की जाती है। तो आपको पता ही होगा कि जो हेला ख्याल किया जाता है उसके अंतर्गत मुख्यतः जो नौबत है वो वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो सर वीटी है ना, वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य या किस रियासत के दीवान थे। तो इसके डायरेक्टली मैं आंसर बता देता हूँ, ये आपके जयपुर रियासत से संबंधित है। तो आप जयपुरी रियासत को विशेष रूप से ध्यान रखना। बात करें इसके ऑप्शन की तो ऑप्शन भी आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें किस शासक के स्वयंभू दिवंश की नीति का अनुसरण किया। तो वो राणा कुंभा ने किया, महाराणा प्रताप ने किया, राव चंद्रसेन ने किया, या राणा सांगा ने किया। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे वो क्या था आपके महाराणा प्रताप ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बिना छज्जे का धोला टूटा है ना, ये वाक्यांश के लिए किस शासक से संबंधित है। जसवंत सिंह से है, मालदेव से है, कल्याणमल से है या राव चंद्रसेन से है। तो राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि जसवंत सिंह से ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले अक्षांश तथा देशांतर का सही युग्म कौन सा है। तो 74 पूर्वी देशांतर से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 73 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा या 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है यानी कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर आपके 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें वो आता है आपके पास में जीरो, जीरोनी या झीर मिटक्यो या झीलो आदि है। तो ये क्या है राजस्थानी वस्त्र है, आभूषण है, लोकगीत है या उपरोक्त सभी है। तो इसके जब राइट आंसर की बात की जाती है तो ये कौन सा होता है जीरो, जीरोनी और झीर मिटियो या झूलो। ये आपको पता ही होगा कि जो लोकगीत होते हैं वो होते हैं अपने। तो जीरो गीत भी गाया जाता है, झूलो गीत भी गाया जाता है, जीरोनी गीत भी गाया जाता है और झीर मिटियो भी गीत गाया जाता है। तो लोकगीत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। कायम रासो कृति किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन की अपन पहले बात कर चुके हैं। अगर आपने अपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो कायम रासो कृति है वो किसके द्वारा लिखी गई है, आपकी जान कवि के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। देव सोमनाथ मेला किस जिले में लगता है। तो बांसवाड़ा में लगता है, बीकानेर में लगता है, प्रतापगढ़ में लगता है या डूंगरपुर के अंतर्गत लगता है। तो वो आपको पता होगा जो सोमनाथ का मेला है वो आपका डूंगरपुर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है।
राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में पलायन झील कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी राजस्थान में पलायन झील है वो कहाँ पे? बाड़मेर में, जालौर में, जैसलमेर में या जोधपुर में स्थित है। तो जब इसकी राइट आंसर की बात की जाती है तो वो कहाँ पे? आपके जैसलमेर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान को BVC मिश्रा ने कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा था? तो 7 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? तो आपको पता ही होगा कि जो आपके BVC मिश्रा थे उन्होंने 7 भागों में बांटा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो प्रमुख जल विभाजक माना जाता है वो किसे माना जाता है? जो मुकेंद्रा की पहाड़ी है उसको माना जाता है, अरावली को माना जाता है, पश्चिमी मरु प्रदेश को माना जाता है, हाड़ौती का पठार को माना जाता है। तो आपको पता होगा कि जो प्रमुख जल विभाजक रेखा या फिर जो जल विभाजक माना जाता है वो अपनी अरावली श्रृंखला को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छापी बांध किस जिले में स्थित है? तो बारां में है, कोटा में है, झालावाड़ में है या टोंक में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा जो छापी बांध है वो आपका झालावाड़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? ये वन विहार में है, सरिस्का में, रणथंभौर में है या केवला देवी में है? तो आपको मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। लेकिन आपको इसके साथ ही ये याद रखना, एक तो रणथंभौर का किला वो अच्छे से पढ़ना है और एक केवला देवी का मंदिर यानी कि केवला देवी जो माता है उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पेपर में देखने को मिलेगा। जो 2024 का पेपर होगा उसके अंदर या तो केवला देवी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या रणथंभौर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको विशेष रूप से देखना है, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। चलिए इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है कि जोगी महल है वो आपके रणथंभौर के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो नाड़ी नहीं है, खड़ीन नहीं है, तालाब नहीं है, टोबा नहीं है। तो आपको पता है जल संरक्षण की विधियाँ आपके नाड़ी भी होती है, खड़ीन भी होती है, टोबा भी होती है। लेकिन तालाब तो क्या है नेचुरली बनते हैं और उन्हें अपन बनाते नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, चौधरी कुंभा राम नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? तो आपको पता होगा जो चौधरी कुंभा राम नहर है उसके द्वारा हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू के अंतर्गत आपके लाभान्वित जिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, केसर काल में किस घोड़ी थी? यानी कि जो केसर काल में किसकी घोड़ी थी आपके? तो गोगा जी की थी, पाबू जी की थी, तेजा जी की थी या देवनारायण जी की थी? तो आपको पता होगा जो केसर काल में थी वो आपके पाबू जी की घोड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न में से कौन से जैन संप्रदाय के संत नहीं थे? तो जैन संप्रदाय के संत कौन से नहीं थे? रामानुजाचार्य नहीं थे, आचार्य भिक्षु नहीं थे, आचार्य तुलसी नहीं थे, आचार्य महाप्रज्ञ नहीं थे। तो राइट आंसर की अपन बात करें जो रामानुजाचार्य थे वो आपके संत क्या नहीं थे? जैन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करेंगे आपके जीके के और हिंदी के कंप्लीट हो गए, अब एग्रीकल्चर के स्टार्ट हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कब शुरू हुई थी? तो ये आपकी 15 अगस्त 2012 को हुई थी, 27 जनवरी 2016 को, 13 फरवरी 2016 को या 23 जुलाई 2016 को हुई थी। तो जब अगर बात करें जल स्वावलंबन योजना थी वो आपकी 27 जनवरी 2016 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एक लघु दिवसीय पौधा है? तो आपको लघु दिवसीय मतलब कि आपका शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है? तो शॉर्ट डे प्लांट कौन सा होता है? जो आपकी खरीफ की क्रॉप होती है उसमें। तो आपको पता ही होगा कि खरीफ की क्रॉप इन चारों में से कौन सी है? तो बाजरा है, जो है जई है या गेहूँ है। तो आपको पता ही होगा कि जो बाजरा होती है वो खरीफ की क्रॉप है अपने, और कौन सी होती है? वो शॉर्ट डे प्लांट होता है। और लघु दिवस किसे बोलते हैं भाई? शॉर्ट डे प्लांट को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कौन सी मुक्त रहने वाले जीवाणु प्रजाति मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? तो मुक्त रहने वाले जीवाणु कौन से करते हैं आपके? बेसिलस प्रजाति करती है, एजेक्टोबैक्टर प्रजाति करती है, सुडोमोनास करती है, स्ट्रेप्टोकोकस प्रजाति करती है। तो आपको पता ही होगा जो एजेक्टोबैक्टर होती है जो मृदा के अंदर मुक्त रहने वाले जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि वायु के द्वारा 0.1 mm से कम व्यास के मृदा कणों का क्षरण कहलाता है। तो 0.1 mm से कम व्यास वाले होते हैं उन मृदा कणों को क्षरण होता है, उनको क्या कहते हैं? तो उछलन कहते हैं, निलंबन कहते हैं, सतह सर्पण कहते हैं या परत इरोजन कहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि उसे अपन क्या कहते हैं?
जो 0.1 mm से कम वाले होते हैं वो आपके निलंबन होते हैं, यानी सस्पेंशन होते हैं, जो कई किलोमीटर तक हवा में धूल में घुलकर चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, केंद्रीय लवणीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय लवणीय मृदा अनुसंधान संस्थान, आई होप ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि करनाल में है, जबलपुर में है, हिसार में है या भोपाल में है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट 1985, पहली बात तो आपको ये पता रहना जरूरी है कि फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट है ना, तो वो आपका कब आया था, आपका 1985 के अंतर्गत, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके अनुसार यूरिया में बायोरेट की सांद्रता कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें कि कितने प्रतिशत से अधिक बायोरेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए, तो वो कितने नहीं होनी चाहिए, आपके 1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन के आता है यूरिया के से, कि यूरिया के पर्णीय छिड़काव के लिए अपन कितना यूज़ करते हैं। तो पर्णीय छिड़काव के लिए अपन 2% का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि अगर पर्णीय छिड़काव के लिए अगर यूरिया यूज़ ले रहे हैं, तो उसके अंतर्गत अगर बायोरेट की मात्रा कितनी परसेंट होनी चाहिए, तो 0.5% से कम होनी चाहिए। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर पर्णीय छिड़काव के लिए आप अगर यूरिया लेते हो, तो उसके अंतर्गत बायोरेट की मात्रा होनी चाहिए वो 0.5% से कम होनी चाहिए। यही क्वेश्चन एक और घूम के आता है आपका कि बायोरेट की मात्रा है, अगर नींबू वर्गीय पौधों के अंतर्गत अगर छिड़काव कर रहे हो, तो उसके अंतर्गत आपका 0.25% से कम होना चाहिए। तो अब अपन बात करें इस क्वेश्चन की, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाता है। तो फर्टिगेशन कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग कहलाता है, बेसल एप्लीकेशन या बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। तो राइट आंसर की बात करें कि जो खड़ी फसल होती है उसमें उर्वरक देना क्या कहलाता है, आपका टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। क्योंकि अपन जो खड़ी फसल में उर्वरक देते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, अपन टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। तो 47 के अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। फर्टिगेशन क्या होता है, आपका जल के साथ के अंतर्गत अगर उर्वरक दे रहे हो तो अपन उसे क्या कहेंगे, फर्टिगेशन कहते हैं। बेसल एप्लीकेशन क्या होगा कि अगर अब भाव के द्वारा या अपन पानी भाव के द्वारा देते हैं, उसमें अगर ये फर्टिलाइजर वगैरह या उर्वरक वगैरह घोल देते हैं, उसे बेसल एप्लीकेशन कहते हैं, जो कि आपके बुआई के टाइम पे दिया जाता है स्टार्ट के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिप्सम में कैल्शियम व सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैल्शियम कितना होता है, सल्फर कितना होता है आपके जिप्सम के अंतर्गत, और जिप्सम का सूत्र भी पूछा जाता है CaSO4 2H2O, है ना। ये आपका क्या होता है, आपका जिप्सम का सूत्र होता है। अब इसके अंतर्गत जो आपका कैल्शियम होता है 18% और जो सल्फर होता है 29%, या आपका जो कैल्शियम होता है 19% या 12% आपका सल्फर होता है, 29% आपका जो कैल्शियम होता है या सल्फर 18% होता है, या 12% आपका कैल्शियम होता है, 19% इसके अंतर्गत सल्फर की मात्रा पाई जाती है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो 29.2% आपका क्या होता है, कैल्शियम होता है, और जो आपका सल्फर होता है वो 18% पाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक की जो तुल्यांक की क्षारीयता कितनी होती है। तो कैल्शियम नाइट्रेट की जब बात करें कि कैल्शियम नाइट्रेट के अंतर्गत जो अम्लीय तुल्यांक होता है वो कितना होता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का आपका 29 होता है, 25 होता है, या 21 होता है, या 63 होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो क्या होता है, आपका 21 होता है। अगर कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक का तुल्यांक की बात की जाएगी तो वो कितना होता है, आपका 21 होता है। इसके अलावा बात करें कि 29 की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट होता है आपका, उसका अम्लीय तुल्यांक, सॉरी क्षारीय तुल्यांक, है ना। जो आपका सोडियम नाइट्रेट होता है उसका क्षारीय तुल्यांक होता है वो कितना होता है, 29 होता है। इसके अलावा अपन बात करें 63 की, तो जो कैल्शियम साइनेमाइड होता है ना, कैल्शियम साइनेमाइड होता है, उसका जो क्षारीय तुल्यांक होता है वो 63 होता है। इसके अलावा अपन बात करें 25 की, तो जो 25 आपका सॉरी क्षारीय तुल्यांक होता है वो डाई कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। यह किसका होता है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे विशेष रूप से आपको देखना है। बाकी अपन बात करें कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक के अंतर्गत जो तुल्यांक की क्षारीय होता है वो आपका 21 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, फव्वारा स्प्रिंकलर सिंचाई विधि में परिचालन दाब रखा जाता है। तो 1 से 2 kg सेंटीमीटर रखा जाता है, 2 से 3 kg सेंटीमीटर, 3 से 4 kg सेंटीमीटर, या 4 से 5। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाती है, बच्चे कहीं जगह 2 से 3 भी पढ़ते हैं और 3 से 4 भी पढ़ते हैं।
तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि अगर ऐसे क्लोजली क्वेश्चन आ जाए तो आपका 3 से 4 ऑप्शन सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर ड्रिप के लिए आता है तो फिर आपका 1 से 2 केजी सेंटीमीटर हो जाता है ड्रिप के लिए। तो अपन इसकी बात करें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय बीज निगम यानी कि जो आपके एनएससी है उसके अंकुरण यानी बीजों के अंकुरण ज्ञात करने के लिए नमूने के लिए बीजों की संख्या कितनी लेते हैं, तो वो लेते हैं अपन 200। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अंबरवेल जिसे कि अपन कस्कोटा कहते हैं, कि नियंत्रण के लिए कौन सा जैविक शाकनाशी काम में लिया जाता है, तो डिवाइन काम में लिया जाता है, पायरेथ्रम यूज़ किया जाता है, जो लुबाऊ 2 होता है उसे यूज़ किया जाता है, बायोपास को यूज़ किया जाता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें वो क्या होता है, वो आपका लुबाऊ 2 का यूज़ किया जाता है अंबरवेल के कंट्रोल के लिए या कस्कोटा के कंट्रोल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। खेती की कौन सी पद्धति में एक वर्ष में कम से कम 4 फसलें ली जा सकती है, तो कौन सी ये शस्य क्रियाएं हैं या प्रैक्टिस है जिसके द्वारा अपन 4 ले सकते हैं क्रॉप एक वर्ष के अंतर्गत। तो अवतरण अंतःशस्य कारण के अंतर्गत ले सकते हैं, गलीय अंतःशस्य में ले सकते हैं, शिफ्टिंग फार्मिंग में ले सकते हैं, समानांतर या सहचर फसलें होती हैं उसमें ले सकते हैं। तो आपको पता होती है कि रिले क्रॉपिंग होती है, उसके अंतर्गत अपन 1 साल के अंतर्गत 4 क्रॉप ले सकते हैं। उसके अंदर रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं अपन, कि एक फसल की बुआई होती है तो उसकी कटाई से पहले पहले यहाँ पे सोइंग की और यहाँ पे हार्वेस्टिंग, तो उसकी हार्वेस्टिंग से पहले ही दूसरी फसल की अपन क्या कर देंगे, सोइंग कर देंगे, फिर हार्वेस्टिंग करते हैं। फिर दूसरी की हार्वेस्टिंग से पहले ही सोइंग कर दी जाती है, फिर हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ऐसे करके अपन 1 साल के अंतर्गत 4 क्रॉप आराम से ले सकते हैं, किसके अंतर्गत, आपके रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ग्रेमिनी कुल के अनाजों के फल प्रकार होते हैं, तो फल प्रकार होता है वो कौन सा होता है आपका, तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, उसे अपन कैरियोप्सिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन तो आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, चावल की संकर किस्म होती है वो कौन सी होती है, PRS 10 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि संकर धान की बीज दर कितने केजी हेक्टेयर होती है, तो संकर धान पूछा है, यहाँ पे ध्यान रखना है ना। संकर धान की जो बीज दर होती है वो 5 केजी हेक्टेयर होती है, 15 केजी हेक्टेयर होती है, 25 केजी हेक्टेयर होती है, 45 केजी हेक्टेयर होती है। तो आपको बताया होगा कि जो संकर धान की बीज दर होती है वो 15 केजी हेक्टेयर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। निम्न में से बात करें कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, तो रबी की क्रॉप आपको बताना है, तो मूंगफली है, सोयाबीन है, अलसी है या तिल है। तो आपको पता होगा मूंगफली आपकी खरीफ की क्रॉप है, सोयाबीन भी खरीफ की है, तिल भी खरीफ की है, लेकिन अलसी है आपकी रबी की क्रॉप होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अमेरिकन कपास यानी कि जो गोसिपियम हिरसुटम होता है उसके गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, तो 16 पाई जाती है, 26 पाई जाती है, 32 पाई जाती है, 52 पाई जाती है। तो आपको पता होगा कि जो गोसिपियम हिरसुटम होता है उसके अंतर्गत जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं या 2n बराबर होता है वो होता है आपके 52। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि तिल की वह किस्म जिसमें चौगांती या फलियां लगती है, तो किसमें लगती है, RT 46 में, RT 125, RT 346 या RT 351 में। तो इसका राइट आंसर की बात करें, जो RT 351 है वो क्या होती है, चौगांती फलियां लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, RS1, RZ19, GC2 किसमें किस फसल की है, तो जीरे की, धनिया की, सौंफ की है या मेथी की है। तो आई होप आपको पता ही होगा, ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ये सभी जीरे की किस्में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से पर प्राकृतिक फसल है तो कौन सी है, वो आपकी लौकी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंवले का फल प्रकार होता है वो क्या होता है, सरस होता है, संपुट होता है, कैप्सूल होता है या ये 2 या 3 होता है। तो अपन बात करेंगे जो आंवले का फल प्रकार होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, और कैप्सूल को हिंदी के अंतर्गत क्या कहा जाता है, संपुट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 व 3 क्या होंगे आपके, राइट हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या आता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा कहलाता है, तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है वो हेड होता है, फूल होता है, कर्ड होता है, तना होता है। तो आपको पता ही होगा कि फूल गोभी होती है तो अपन देखते हैं तो ऊपर से एकदम वाइट वाइट दिखती है और ऐसा लगता है कि जैसे कर्ड रखा हो। कर्ड किसे बोलते हैं अपन, दही को बोलते हैं। तो दही जैसा लगता है ना, कि जैसे दही जमा हुआ हो, है ना, तो वो उसका खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। और आपको पता ही होगा हेड यानी कि सर, तो हेड किसका होता है, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी अगर आपने देखी होगी तो कैसी लगती है, एकदम सिर के जैसे गोल गोल लगती है ना,
तो हेड से इसको भी याद कर सकते हो। हेड क्या क्या हो जाएगा, पत्ता गोभी, और जो कर्ड होता है दही से याद करोगे कर्ड, तो फूल गोभी का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पत्ता गोभी का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो पेनिकल, केटकैन, स्पेडिक्स या रेसिमोस कहलाता है। तो आपको पता होगा जो पत्ता गोभी का पुष्पक्रम होता है वो केटकैन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पफिनेस किस सब्जी का दैहिक विकार है। तो जो पफिनेस होता है वो आपके किस सब्जी के अंतर्गत होता है, तो आपको पता होगा, ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि टमाटर के अंतर्गत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात की जाती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, किस सब्जी का वानस्पतिक नाम असंगत है। तो क्या कैप्सिकम एनम जो आपका मिर्च का नाम है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम आपका टमाटर का नाम है, सोलेनम मेलांजिना आपके आलू का नाम है, या एवेलोमोस्कस एस्कुलेंटस ये आपकी भिंडी का नाम है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें वो किसका हो जाएगा, आपका सोलेनम मेलांजिना आपके आलू का नहीं होता है, सोलेनम ट्यूबरसम आपके आलू का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओलेरियो जीन तत्व पाया जाता है। तो ओलेरियो जीन तत्व है वो किस में पाया जाता है, बैंगन में, मिर्च में, टमाटर में या पत्ता गोभी के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो ओलेरियो जीन है वो आपके मिर्च के अंतर्गत पाया जाता है, जो कि आपके पाचन शक्ति के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैलिफोर्निया वंडर एंड रूबी किंग किसमें किसकी है। तो रूबी की आपने टमाटर के अंतर्गत भी काफ़ी वेराइटियाँ देखी होंगी, लेकिन बात करें अपन की जो कैलिफोर्निया वंडर और रूबी किंग के नाम से कौन किसकी वेराइटियाँ हैं, मिर्च की है, टमाटर की है, मूली की है, गांठ गोभी की है। तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये दोनों वेराइटियाँ किसकी, आपकी मिर्च की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, निम्न में से सब्जी फलों में से ब्लाइंडनेस एवं रिसीनेस की फसल में होता है। तो जो ब्लाइंडनेस होता है और रिसीनेस होता है वो किस फसल में होता है, प्याज में होता है, फूलगोभी में होता है, गाजर में होता है, या मूली के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इसकी बात करें, ये दोनों के दोनों आपके फूलगोभी में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से फलों को फटने किस तत्व की कमी का कारण होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो फ्रूट क्रैकिंग होती है वो कौन सी पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण होता है, वो कॉपर के कारण होता है, फास्फोरस के कारण होता है, बोरोन के कारण होता है, जिंक के कारण होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो आपको पता होगा बोरोन के कारण आपके क्या हो जाता है, फ्रूट क्रैकिंग हो जाती है, फल का फटना हो जाता है। जो सामान्यतः आपके क्या होगा, जो आपके अनार वगैरह हो गए, यहाँ पे अनार वगैरह में, नींबू वगैरह में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आम में परागण किसके द्वारा होता है। तो ये तो आपको आसानी से पता ही होगा कि जो आम के अंतर्गत जो परागण होता है वो आपके हाउस फ्लाई के द्वारा होता है, मतलब कि घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। केले को कितने डिग्री तापमान पर भंडारित किया जाता है। तो भंडारित करने के लिए 10 डिग्री के ऊपर, डिग्री तापमान पर, हाँ 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पे परसेंट गलत दिया गया है ना, तो इसको आप देख लेना। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि फल परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट की मात्रा कितनी काम में ली जाती है। तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि सोडियम बेंजोएट होता है, उसके लिए अपन कितनी मात्रा काम में लेते हैं। तो 350 ppm, 500 ppm, 700 ppm या 1000 ppm। तो अपन बात करें कि सोडियम बेंजोएट की, तो सोडियम बेंजोएट का जो मात्रा यूज़ की जाती है वो 700 ppm यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। लेकिन 350 से लेकर 500 ppm है वो आपकी जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है, केएमएस है, उसकी यूज़ की जाती है। जो कि आपके अगर ऑप्शन ऐसे अलग अलग आए तो 500 ऑप्शन करना है। अगर आपको पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का पूछा जाए तो आपको 500 ppm करना है, और सोडियम बेंजोएट पूछा जाए तो आपको 700 ppm करना है। अगर बात करें रंगीन फलों को परिरक्षण के लिए अपन यूज़ करते हैं वो आप सोडियम बेंजोएट करोगे, और रंगहीन पौधों को अगर रंगहीन फलों को अगर परिरक्षण करना है तो उसके परिरक्षण के लिए अपन पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा मेक्सिको का उत्पत्ति स्थान है। तो मेक्सिको का उत्पत्ति स्थान पपीता का है, अमरूद का है, कद्दू का है, या उपरोक्त सभी। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पौधे लगाने की त्रिभुजाकार विधि से वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक लगते हैं।
तो जो त्रिभुजाकार विधि होती है, तो त्रिभुजाकार विधि के अंतर्गत जो आयताकार विधि होती है उसकी अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगते हैं? 5%, 11%, 11 से 12% या फिर 25 से 30% या 50%। तो आपको पता होगा कि 11 से 12% आपके त्रिभुजाकार विधि के अंतर्गत अधिक पौधे लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। क्या से आपके पिछली बार भी 2021 के अंतर्गत सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आता ही होगा। सर्दियों में या शरद ऋतु में नर्सरी तैयार करने के लिए नर्सरी की स्थिति होती है, तो 15 सेंटीमीटर उठी हुई समतल क्यारी, 15 सेंटीमीटर धसी हुई या 20 से 25 सेंटीमीटर उठी हुई। तो आपको पता होगा कि 10 से 15 सेंटीमीटर मिनिमम अपन उठी हुई जो नर्सरियाँ हैं वो तैयार करते हैं। वो कब करते हैं, उसका यूज़ कब करते हैं, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है। इसके अलावा अपन बात करें कि जो आपके सर्दियों के अंतर्गत शरद ऋतु के अंतर्गत जो नर्सरियाँ तैयार की जाती है वो सामान्यतः 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो भारत में तुड़ाई के उपरांत लगभग कितने प्रतिशत फल का उपयोग पूर्व से ही नष्ट हो जाता है? तो आपको पता ही होगा कि पोस्ट हार्वेस्टिंग अपन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत स्टार्ट में यही पढ़ने को मिलता है कि भारत के अंतर्गत तुड़ाई के उपरांत लगभग अपना 30% तुड़ाई के उपयोग से पहले ही अपन क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें जेली में कुल TSS सॉरी जेली में कुल 65 विलेय ठोस, इस हेतु उसका क्वथनांक कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का होगा? तो जो TSS 65% होगा तो उसका डिग्री क्वथनांक होगा, तो वो फ़ारेनहाइट के अंतर्गत कितना होगा? तो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 210 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 220 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा या 223 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट के अंतर्गत काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर 65 डिग्री का विलयन ठोस की अगर बात की जाती है तो 220 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बात करें मिनीएचर गुलाब की किस्म है, तो मिनीएचर गुलाब की किस्म है वो किसकी है? गोल्ड स्टार, रेड गोल्ड, लाल किला, ये सभी। तो मिनीएचर की किस्म की बात की जाती है तो वो कौन सी होती है? गोल्ड स्टार होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। गुलाब के अंतर्गत गुणसूत्रों की बात की जाती है, क्रोमोसोम नंबरों की बात की जाती है तो वो कितने होते हैं? आपके 14 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें भारतीय डेयरी निगम, है ना? भारतीय डेयरी निगम आनंद गुजरात में स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड नहीं पूछा है ना, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो उसके अंतर्गत पूरा अच्छे से पढ़ते नहीं है और डेट देकर दूसरा टिक कर देते हैं। जैसे कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की अगर बात की जाती है तो NDDB की, तो उसकी स्थापना भी आपके 1965 के अंतर्गत हुई थी और कहाँ पे हुई थी? आनंद गुजरात के अंतर्गत हुई थी। तो यहाँ पे अगर NDDB पूछता तो अपन क्या करते हैं? 1965। लेकिन बात की जाती है IDA की, यानी कि इंडियन डेयरी निगम की, तो वो गुजरात के अंतर्गत स्थापित हुई थी 1970 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में पशु घनत्व पशु किलोमीटर स्क्वायर में कितने अंक का अंतर देखने को मिला है? तो वो आपका 3 अंक घटा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19वीं पशु गणना 2012 की तुलना में 20वीं पशु गणना 2017 में राज्य के पशु संख्या में कितनी वृद्धि या कमी दर्ज की गई है? तो आपकी 4.6 की % की वृद्धि की गई है या 1.66 की वृद्धि की गई है या 4.6 की कमी की गई है या 1.66% की कमी की गई। तो अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना हुई थी, उसके अंतर्गत जो पशुओं की संख्या थी उसके अंतर्गत 1.66% की कमी देखने को मिली थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्य में मुर्गी पालन में अग्रणीय जिला है, तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत अपने जो अग्रणीय जिला है वो कौन सा होता है? आपका अजमेर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका निम्न में से कौन सा विटामिन जल घुलनशील है? तो ए है, डी है, सी है या ई है? तो आपको पता ही होगा बी एंड सी क्या होते हैं? आपके जल विलय होते हैं और ADE, ये कौन से होते हैं? आपके वसा विलय होते हैं। तो जल विलय की बात की जाती है तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी और सी क्या होते हैं? आपके जल विलय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर
हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भैंस के दूध में पानी का औसतन प्रतिशत होता है। तो भैंस के दूध के अंतर्गत जो पानी का प्रतिशत होता है तो 80.71% होता है, 82.76% होता है, 87.20% होता है या 87.0% होता है। तो भैंस के दूध की जब बात की जाती है तो उसके अंतर्गत औसतन 82.76% पानी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है जबकि कमजोर स्रोत होता है। यानी कि दूध का जो दूध के अंतर्गत मुख्यतः समृद्ध स्रोत होता है वो विटामिन ए का होता है और कमजोर स्रोत होता है, यानी कि जो सबसे कम विटामिन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है। तो विटामिन बी पाया जाता है, सी पाया जाता है, डी पाया जाता है या ई पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें कि दूध के अंतर्गत विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है, विटामिन सी की कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है आपका राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूध का अपेक्षित घनत्व किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अपन दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं वो लैक्टोमीटर के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय के छेने में पानी की मात्रा होती है। तो गाय का छेना होता है उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी, 51.60 होगी, 53.38 होगी, 54.48 होगी या 56.78 होती है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो कितनी होती है आपकी 53.38 क्या होती है, छेने के अंतर्गत पानी की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्रीम से घी प्राप्त करने के लिए किस तापमापी की आवश्यकता होती है, यानी कि किस तापमान की आवश्यकता होती है। तो जब क्रीम से घी प्राप्त करना होता है तो आपको कितना तापमान की आवश्यकता होगी। तो इसका मैं डायरेक्ट ही राइट आंसर बता देता हूँ कि आपको 110 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि रामपुरा बुसायर किसकी नस्ल है। रामपुरा बुसायर जो नस्ल है वो किसकी है, गौ पशु की है, भेड़ की है, बकरी की है या मुर्गी की है। तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाती है वो किसकी होती है आपकी भेड़ की होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गौ पशु की सबसे बोनी नस्ल है, ये बोनी नस्ल या छोटी नस्ल बात की जाए तो वो कौन सी होती है आपकी बेचूर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुर्गी की युद्ध क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। तो वो असील है, घाघस है, कड़कनाथ है या कुड़क है। तो इसकी बात करें कि जो असील आपकी मुर्गी की नस्ल होती है वो युद्ध क्रीड़ा के लिए उपयुक्त मानी जाती है या मनोरंजन के लिए भी ये नस्ल है वो जो पाली जाती है। तो 93 के अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गो पशु में गलघोटू जो एचएस के नाम से जाना जाता है इसके लिए प्रथम टीका कब लगाया जाता है। तो वो 4 से 6 सप्ताह बाद में लगाते हैं, 8 से 10 सप्ताह पर लगाते हैं, 4 से 6 माह पे लगाते हैं, 8 से 10 माह पे। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो एचएस का जो टीकाकरण करवाया जाता है वो आपके 4 से 6 माह पर करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्षय रोग की प्रतिरोधकता रखने वाला पशु कौन सा है। तो क्षय रोग के अंतर्गत जो प्रतिरोधकता रखता है तो वो कौन से पशु रखता है आपका अश्व रखता है, गोपशु रखता है, कैमल रखता है या बकरी रखता है। तो आपको पता ही होगा कि जो क्षय रोग होता है यानी कि टीबी वगैरह, तो उसकी जो प्रतिरोधकता रखने वाला पशु होता है वो कौन सा होता है आपका बकरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है। तो जो मांस के लिए पाली जाने वाली बकरी की भारतीय नस्ल होगी वो कौन सी होगी, बारबरी होगी, ब्लैक बंगाल होगी, बीटल होगी या जमुनापारी होगी। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो आपकी ब्लैक बंगाल होती है वो मांस के लिए पाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाय की निम्न में से कौन सी नस्ल दुधारू मिल्च ब्रीड नहीं है। तो कौन सी नहीं है आपकी, मालवी नहीं है, साहिवाल नहीं है, सिंध नहीं है, गिर नहीं है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि जो मिल्च ब्रीड नहीं है वो कौन सी नहीं है आपकी, मालवी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि भैंस का गर्भावधि काल होता है। तो भैंस का जो गर्भावधि काल होता है वो कितना होता है, 210 दिन होता है, 260 दिन होता है, 310 दिन होता है या 360 दिन होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो भैंस का गर्भावधि काल होता है वो कितना होता है, 310 दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशुओं में दूध जवर कि किसकी कमी के कारण होता है। तो मिल्क फीवर होता है वो किसकी कमी से होता है, तो नाइट्रोजन की कमी से, सोडियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से या पोटेशियम की कमी से। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, ये किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सी डेयरी नस्ल नहीं है। तो जो आपकी डेयरी की नस्ल नहीं है वो कौन सी नहीं है।
तो गिर नहीं है, जर्सी नहीं है, नागौरी नहीं है या होलिस्टन नहीं है। तो आपको पता ही होगा कि जो आपकी नागौरी नस्ल है वो आपकी डेयरी की नस्ल नहीं है, क्योंकि ये भारवाही नस्ल के अंतर्गत आती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।